हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, बताना है हमें कि कौन कौन से हैं जो हैं इनवर्स प्रपोर्शन में। अब भाई इनवर्स प्रपोर्शन को ही हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यानी कि एक और नाम आ गया इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का, दैट इज इनवर्स प्रपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखिए ये तो है हमारा इनवर्स प्रपोर्शन। क्या होता है इनवर्स प्रपोर्शन? अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली घटती है, उसी को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, या आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए अगर आप अपने वर्कर्स को बताएंगे तो जो भी जॉब है उसको करने का टाइम हमारा कम होता जाएगा। यानी कि हमारे वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह का प्रोपोर्शन हो गया? ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, या हम कह सकते हैं इसको इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम लिख देंगे यस, इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है प्रोपोर्शन। ठीक है, अब करते हैं अपने सेकेंड वन को। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए अगर टाइम ज़्यादा होगा तो हमारी डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगी, और अगर हमारा टाइम कम होगा तो डिस्टेंस भी कम होगी। यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी घट रही है। तो ऐसा हमारा कौन सा होता है प्रोपोर्शन? ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये है हमारा डायरेक्ट, यानी कि इसके लिए लिख देंगे हम नो। अब आ जाते हैं अपने थर्ड वन पर। थर्ड वन में क्या किया? एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ऑब्वियसली अगर एरिया बढ़ेगा तो हार्वेस्ट होने की जो हमारी क्रॉप है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमारा किस तरह का प्रोपोर्शन हो रहा है? यहाँ पर भी हमारा हो रहा है डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इसको हम लिख देंगे नो, दिस इज नॉट इन इनवर्स प्रपोर्शन। अब करते हैं अपने फोर्थ पार्ट को। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। द टाइम टेकन, अगर देखिए टाइम टेकन हमारा कब कम होगा? जब स्पीड ऑफ द व्हीकल ज़्यादा होगी। राइट, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम लगेगा। राइट, कोई भी जगह पहुंचने में जो भी डेस्टिनेशन है, और अगर हमारा टाइम ज़्यादा तो स्पीड कम। तो ये किस तरह का प्रपोर्शन है? ये हमारा है यस, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ पर। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। यानी कि आप देखिए अगर हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया जो है वो पर पर्सन कम मिलेगा। राइट, अगर कम लोग होंगे तभी तो ज़्यादा एरिया होगा, और अगर हमारे ज़्यादा लोग होंगे तो एरिया कम हो जाएगा। तो यानी वन चीज़ इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है। तो ये किस तरह का प्रोपोर्शन है? ये भी हमारा है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन या इनवर्स प्रपोर्शन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर्स। Complete the table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। अब देखिए इस पहले वाले यानी सेकंड पार्ट का आंसर मैं अभी दे रही हूँ। बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए अगर हमारे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं और प्राइस मनी तो फिक्स है और उतनी हमारी डिवाइड होनी है विनर्स के बीच में, तो वो हमारी डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर आपके नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं तो प्राइस मनी जो देने वाली है वो हो रही है डिक्रीज। तो ये किस तरह का प्रपोर्शन है? ये हमारा इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, अब फाइंड करना है हमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया है कि ये है हमारा इनवर्स प्रपोर्शन। तो मैंने लिख दिया दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन।
अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर कि जब हमारे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स, तो हमारी क्या प्राइज मनी होगी जो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, वेरिएबल ABCDE। अब क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का हमारा सवाल है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये हमारी वैल्यू होगी x1, ये होगी y1, और जब हम फाइंड कर रहे हैं वहाँ पर एक वैल्यू जो ये होगी वो होगी x2 एंड y2। ठीक है, अब देखिए ये होता है हमारा फॉर्मूला, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब हमारा 1 विनर है तो हमें पैसे दिए गए हैं, मतलब अमाउंट दिया गया है कि 1 लाख ही उसको पूरा का पूरा मिल जाएगा। जब 2 विनर्स हैं तो भाई डिवाइड हो गई 2 में, यानी कि 50,000 दोनों को मिलेगा। ऐसी सिमिलरली हमें 4, 5, 8, 10 और 20 विनर होने पे क्या अमाउंट होगा प्राइस मनी का वो बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये लिख लिया, ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2, जो कि जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें वो एक x2 और दूसरा y2 हो जाता है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे फॉर 4 विनर्स। तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं फॉर 4 विनर्स। तो देखिए x1 इंटू y1 यानी 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू x2 इंटू y2 यानी 4 इंटू हमने मान लिया था a। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, अब देखिए हमें a फाइंड करना है, तो 4 को इस साइड ले जाएंगे तो ये चला जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 1 इंटू 10,000 या 1 इंटू 1 लाख, सॉरी 1 बाई मिस्टेक आई सेड 10,000, इट इज 1 लाख, 1 इंटू 1 लाख अपॉन 4। अब 1 इंटू 1 लाख क्या हो जाएगा भाई, 1 लाख ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए हो गया हमारा 25,000, यानी कि जब हमारे 4 विनर्स हैं तो हमारा अमाउंट है 25,000। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं फॉर 5 विनर्स। ठीक है, फॉर 5 विनर्स। अब x2 y2 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए x1 इंटू y1 यानी वो मेरा सेम ही चल रहा है, एंड x2 इंटू y2 यानी कि 5 इंटू v, मैंने पहले लिख दिया x2 इंटू y2 और फिर लिख रही हूँ x1 इंटू y1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है इधर साइड में तो कोई साइन वाइन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया 1 इंटू 1 लाख। ठीक है, अब b निकालना है, तो b के लिए ये 5 जाएगा और डिवाइड कर देगा, 1 इंटू 1 लाख क्या हो जाएगा, 1 लाख ही हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। तो इस केस में हमारी प्राइस मनी हो जाएगी 20,000। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं फॉर रिमेनिंग प्लेयर्स, फॉर 8 विनर्स। 8 विनर्स हमारा हो जाएगा 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 8 इंटू सी। ठीक है, तो फिर हो जाएगा C इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोगों का तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 12,500। ठीक है, अब करते हैं फॉर 10 विनर्स। तो फॉर दिस आया हमारा 25,000, फॉर सी हमारा आया 12,500 और इसके लिए हम लोगों का आया था 20,000। ठीक है, अब करते हैं अपना फॉर 10 विनर्स। और 10 विनर्स क्या हो जाएगा, 10 इंटू डी
यानी मैंने x2 इंटू वाई टू पहले लिख दिया है और फिर x1 इंटू वाई वन यानी कि 1 इंटू 1 लाख। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा d इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 10। तो d आ जाएगा हम लोगों का ठीक है, तो फॉर डी आ गया हमारा 10,000। ठीक है, अब करते हैं फॉर ई। फॉर 20 विनर्स। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हम लोगों का 20 इंटू ई इक्वल टू 1 इंटू 1 लाख। ठीक है, तो ई आ जाएगा हम लोगों का 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 यानी कि डिवाइडेड बाई 20, सॉरी डिवाइडेड बाई 20। तो ई आ जाएगा हम लोगों का 5,000। ठीक है, तो इस केस में हमारा आ गया 5,000। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे कि जब आप देखते हैं कि प्लेयर्स बढ़ रहे हैं तो हमारा प्राइस मनी घट रहा है। तो ये किस तरह का प्रपोर्शन है? इनवर्स प्रपोर्शन है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए, पहले तो हमें ये कंप्लीट करनी है टेबल, उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है वो हमें आंसर करने हैं। फर्स्ट पार्ट में है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकेंड वन में कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। ठीक है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। ठीक है, वन बाय वन हम सारे पार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि भाई इनकी वैल्यूज क्या होगी। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारे स्पोक्स कम है तो ऑब्वियसली जो हमारा एंगल होगा बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स ऑफ स्पोक्स वो होगा ज़्यादा। वो आपको दिख भी रहा होगा, जब ये 3 है तो देखिए ज़्यादा है, जब ये हमारे ज़्यादा हो गए तो ये देखिए इसमें एंगल घटने लगा। सिमिलरली और ज़्यादा हुए तो एंगल घटने लगा। तो देखिए एक चीज़ बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? स्पोक्स अगर बढ़ रहे हैं तो एंगल बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ स्पोक्स जो है वो घट रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे क्लियर है कि ये हमारा किस तरह का प्रपोर्शन है? ये है हमारा इनवर्स प्रपोर्शन, क्योंकि वन वैल्यू बढ़ रही है तो अदर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे पूछा जा रहा है कि कंप्लीट दिस टेबल। तो देखिए यहाँ पर भी हम इसको मान लेते हैं x1, इसको y1। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उनके वेरिएबल्स ले लेते हैं, मान लेते हैं ये है a, ये है b और ये है c। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें फाइंड करना है अपने ए बी सी पर हमारे कितने डिग्री आएगा, यानी क्या एंगल आएगा जब नंबर ऑफ स्पोक्स ये होंगे। तो ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है कि वैल्यूज आनी है कम, लेकिन फटाफट इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको मान लेते हैं अपना x2 और इसको y2। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है हमारा x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, अब लिख लेते हैं फॉर 8 स्पोक्स, यानी 8 स्पोक्स वो लगा रहा है तो क्या होगा? एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स। ठीक है, तो फॉर 8 स्पोक्स तो वो हो जाएगा हमारा x1 इंटू y1 यानी कि 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू x2 इंटू y2 यानी कि 8 इंटू a। तो हमें a फाइंड करना है तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये चला जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो a इक्वल टू हो गया 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन
8। तो देखिए 4 2 ज़ा 8 एंड 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विल बी कमिंग 45 डिग्री, यानी कि तब हमारा एंगल हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं बी पार्ट के लिए। तो बी पार्ट में हमारा है, फिर से ले लेंगे x1 इंटू y1, ओनली x2 एंड y2 की वैल्यू चेंज हो रही है, इक्वल टू x2 इंटू y2। तो देखिए हमारा 4 इंटू 90 डिग्री x1 इंटू y1, ठीक है, 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू x2 हमारा क्या है 10 इंटू y2b। ठीक है, अब देखिए हमें करना है फाइंड फटाफट, तो b इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। तो देखिए 10 9 ज़ा 90 एंड 36 डिग्री, यानी कि तब हो गया हमारा 36 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं फॉर 12, यानी बी की वैल्यू आ गई हमारी फॉर 12 स्पोक्स, अब हमें फाइंड करना है, और फॉर 10 स्पोक्स हमारी वैल्यू आ गई 36 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पर x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 90 इक्वल टू 12 इंटू सी। अब सी को फाइंड करना है, तो सी के लिए हो गया ये 4 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 12। सो 4 3 ज़ा 12 एंड ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 एंड 30 डिग्री, यानी कि फॉर 12 स्पोक्स एंगल हो गया 30 डिग्री। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, सारी कंप्लीट कर ली टेबल। अब करते हैं स्टेप बाय स्टेप रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व। अब देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर तो क्या हो गया, यस, द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज इन इनवर्स प्रपोर्शन, क्योंकि हमारे जब नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो हमारा एंगल घट रहा है। ठीक है, चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट के लिए, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। तो मान लेते हैं लेट द एंगल बी x फॉर सेकंड पार्ट। एंगल बी x। ठीक है, अब देखिए x1 और y1 हमारा सेम ही रहेगा, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। अब x1 इंटू y1 हमारा सेम ही रहेगा, यही 4 एंड 90, तो 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू x2 हमारा हो गया 15 और y2 हमें फाइंड करना है, यानी कि जो हमने माना था x। ठीक है, हमने एंगल मान लिया था x, अब हमें फाइंड करना है, तो जल्दी से करेंगे फटाफट। अब देखिए x को फाइंड करना है, तो इसको इस साइड ले गए तो ये गया डिवीजन में। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया x इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 15, और ये बहुत ही ईजी है, 15 6 90 एंड x हमारा आ गया 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6 एनीथिंग इज 24। ठीक है, यानी कि जब हमारे नंबर ऑफ स्पोक्स 15 है तो हमारा एंगल बिटवीन देम, मतलब बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स है 24 डिग्री। ठीक है, सेकंड पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। तो मान लेते हैं लेट द y spokes we needed। ठीक है, नेट द y spokes we needed। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें फटाफट कैलकुलेट करना है, तो मान लेंगे x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 यहाँ पर y1 एंड x1 इंटू y1 इक्वल्स टू इंटू इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने एंगल को
सॉरी, यहाँ पर हमें अपने नंबर ऑफ स्पोक्स फाइंड करने हैं जो हमने मान लिए हैं, ठीक है। लेट द वाई स्पोक्स बी नीडेड, तो यहाँ पर लिख लेंगे x1 की वैल्यू एज इट इज रहेगी 9 × 40 इक्वल टू x2 हमें फाइंड करना है, तो x2 की वैल्यू हमने क्या ली थी, y इंटू हमारा एंगल बिटवीन देम क्या है, बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ स्पोक्स क्या है हमारा 40 डिग्री, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए हमने मान लिया लेट द वाई स्पोक्स भी नीडेड, ठीक है। अब हमारा होता है x1 × y1 इक्वल्स टू x2 × y2। अब देखिए 4 × 90 डिग्री, x1 और y1 की वैल्यू हमारी एज इट इज चल रही है, और हमने मान लिया स्पोक्स y और हमारा एंगल है 40 डिग्री, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है अपना y, तो y के लिए ये चला जाएगा उस साइड में और डिवाइड कर देगा, तो देखिए 4 × 90 डिग्री अपॉन 40 डिग्री, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गए, 4 4 कैंसिल हो गया, तो y हमारा आ गया 9, यानी कि हाउ मेनी हमें स्पोक्स चाहिए, 9 स्पोक्स वी नीड, ठीक है। वी नीड 9 स्पोक्स टू, अगर हमारे पास 9 स्पोक्स होंगे तो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स होगा हमारा 40 डिग्री। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं किस तरह का हमारा प्रपोर्शन है। तो देखिए, अगर हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ेंगे तो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ स्वीट्स जो है वो पर चाइल्ड कम हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज होंगे तो जो नंबर ऑफ स्वीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं वो ईच चाइल्ड में क्या हो जाएंगी, ज़्यादा मिलेंगी। तो यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है हमारा इनवर्स प्रपोर्शन। तो ये क्वेश्चन है हमारा इनवर्स प्रपोर्शन का, ठीक है। ठीक है, अब लिख लेते हैं हमारे चिल्ड्रन एंड स्वीट्स, ठीक है। तो जब हमारे 24 चिल्ड्रन हैं तो स्वीट्स ईच चाइल्ड को मिल रही है 5, ठीक है। अब हमारे जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस कर दिए गए बाई 4, यानी कि 4 से रिड्यूस हो गए 20 बचे, तो हमारी कितनी नंबर ऑफ स्वीट्स मिलेंगी ईच चाइल्ड को, ठीक है। x मान ली, तो लिख लेते हैं लेट द स्वीट्स बी x, ठीक है। लेट द स्वीट्स बी x, ठीक है। अब देखिए हमारा ये है x1, ये है y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1 × y1 इन द इनवर्स प्रोपोर्शन केस x2 × y2, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज, तो x1 है हमारा 24, y1 है हमारा 5, ये है 20 और ये है x, ठीक है। हमने अपना x मान लिया, यानी कि अब निकाल लेते हैं हम फटाफट। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फॉर्मूले के बारे में रहना चाहिए बिल्कुल भी हमेशा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या होगा, x फाइंड करना है, तो ये हो गया 24 × 5 और ये वाला 20 है वो उस साइड में जाकर डिवाइड कर देगा। तो ये देखिए 5 4 = 20 एंड 4 6 = 24, यानी कि 6 स्वीट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेन द स्टूडेंट्स आर रिड्यूस्ड बाय 4, यानी देन ईच चाइल्ड विल गेट 6 स्वीट्स, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट
इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। तो ये भी देखिए, अगर हमारे कैटल्स बढ़ेंगे तो जो हमारा फूड है जो वो उसका ड्यूरेशन कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह का हमारा प्रपोर्शन है, ये है हमारा इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले मान लेते हैं लेट द डेज बी, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, मैंने ले लिया यहाँ पे x, लेट द डेज बी x। अब एक तरफ हमारा एनिमल्स है और फिर फूड, मतलब फूड का डेज कितने दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फॉर 20 एनिमल्स 6 डेज। अब क्या हो रहा है कि 20 में 10 मोर ऐड हो गए लेकिन फूड की क्वांटिटी नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो 20 + 10 यानी कि 30 एनिमल्स हो गए और हमें फाइंड करना है हाउ लॉन्ग द फूड विल लास्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमारा x1 अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर लीजिए, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, ये x2 हो गया, ठीक है, और ये y2 हो गया। ठीक है, तो x1 × y1 = x2 × y2। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, तो देखिए 20 × 6 = 30 × x। अब x फाइंड करना है, राइट, तो फिर फटाफट कर लेंगे फाइंड x को। तो x = हो गया 20 × 6 / 30। अब देखिए 6 1 जा 6 5 जा एंड 5 4 जा, तो x = हमारा आ गया 4 डेज, यानी कि फूड विल फिनिश इन 4 डेज इफ 10 मोर एनिमल्स विल बी ज्वाइंट। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा फूड वुड, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा फूड वुड लास्ट फॉर 4 डेज इफ 10 मोर एनिमल्स आर एडेड इन दी कैटल्स। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फटाफट हमने इसको सॉल्व किया। तो क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि अब वो कह रहा है कि 3 पर्सन्स में जसविंदर्स के हाउस को रिवायरिंग करने में उन्हें लग रहे हैं 4 डेज, और अगर वो अपने 4 पर्सन्स कर दे तो कितना टाइम लगेगा उसी जॉब को कंप्लीट करने में। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाई पर्सन्स बी x, या लेट द डेज टेकन बाई पर्सन्स बी x। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले जो चीज नोन नहीं अननोन है उसको हम लोग वेरिएबल की तरह ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो चीज नोन है वो लेफ्ट में रखनी है और जो चीज अननोन है वो राइट में रखनी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, अपने कितने दिन लगेंगे जॉब को कंप्लीट करने में। तो एक तरफ लिख लेते हैं पर्सन्स और एक तरफ लिख लेते हैं डेज। ठीक है, आप देखिए 3 persons आर टेकिंग 4 days। ठीक है, तो पूछा जा रहा है अगर 4 persons कर दें तो कितने दिन में जॉब फिनिश होगी। अब आप यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रपोर्शन देख सकते हैं, क्योंकि ये किस तरह का प्रपोर्शन है, ये इनवर्स प्रपोर्शन है, क्योंकि अगर हमारे पर्सन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो जॉब है वो करने के दिन हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पर्सन्स घटेंगे तो हमारे दिन बढ़ जाएंगे। तो ये किस तरह का प्रपोर्शन हो गया, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, ये हो गया हमारा इनवर्स प्रपोर्शन। तो हम लिख देंगे दिस इज इनवर्स प्रपोर्शन। अब देखिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हमारे पास फॉर्मूला है x1 × y1, जो कि मैंने आपने इसी एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस है उनके करने के दौरान बताया था आपको। ठीक है, x1 × y1 = x2 ×
y2। अब आप सोच रहे होंगे x1 y1 क्या है, यहाँ पर x2 y2 क्या है, कुछ नहीं, ये दोनों है हमारे x पर्सन्स को हमने मान लिया x1 x2 और डेज को मान लिया हमने y1 y2। ठीक है, अब x1 इंटू y1 यानी कि 3 इंटू 4। ठीक है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि क्या क्या चीज क्या है। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू 4 इक्वल टू हमारा हो गया x2 इंटू y2 यानी कि 4 इंटू x। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में। अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ देखिए ये हमारा हो जाएगा 12, 4 3 12, या मल्टीप्लाई ना भी करिए, इक्वल टू 4x। ठीक है, अब x को फाइंड करना है तो 4 को ले जाएंगे इस साइड, तो ये चला जाएगा डिवीजन में, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12 डिवाइडेड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 जो कि है 3, और ये क्या है डेज, यानी कि इफ ही यूजेस 4 persons देन द जॉब विल बी कंप्लीटेड इन 3 days। ठीक है, यानी कि मोर पर्सन्स हो गए तो हमारी डेज डिक्रीज हो गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। क्या कहा जा रहा है कि एक कोई बैच है जिसमें 25 बॉक्सेस हैं और उसमें ईच बॉक्स में 12 बॉटल्स को रखा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि सेम बैच में अगर हम 20 बॉटल्स रखें ईच बॉक्स में तो हमें कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट द रिक्वायर्ड बॉक्सेस बी x। ओके, अब यहां पर हमारा एक तरफ हम लिख लेंगे बॉटल्स, जो हमें नोन है वो हम लिखते हैं लेफ्ट में, और एक तरफ लिख लेंगे हम अपनी बॉक्सेस। हमेशा ट्राई टू कीप व्हाट यू आर फाइंडिंग इन द राइट साइड। ओके, अब देखिए बॉटल्स अगर हमारी 12 हैं तो 25 बॉक्सेस लग रहे हैं। ठीक है, और बॉटल्स हमारी 20 हैं तो हमने मान लिया x। अब देखिए ये यहाँ पर x1, ये x2 और ये यहाँ पर y1 और ये यहाँ पर y2। हमारा क्या फॉर्मूला है, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। और ये किस तरह का प्रपोर्शन है भाई, ये हमारा इनवर्स प्रपोर्शन है, क्योंकि अगर हमारी बॉटल्स हम ईच बॉक्स में ज़्यादा रख रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बॉक्सेस हो जाएगा कम। तो ये हमारा किस तरह का प्रपोर्शन है, इट इज इनवर्स प्रपोर्शन। तो चलिए करते हैं, x1 इंटू y1 यानी कि 25 इंटू 12 या 12 इंटू 25 कुछ भी कर सकते हैं आप, इक्वल टू x2 इंटू y2 यानी कि 20 इंटू x। ठीक है, अब हमें x फाइंड करना है तो इसको ले जाएंगे इस साइड, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो x इक्वल टू हो गया 25 इंटू 12 अपॉन 20। ठीक है, ये चला गया डिवीजन में, और क्योंकि ये हमारे इक्वल टू के दोनों तरफ है तो आप इधर उधर कर सकते हैं, साइन वगैरह का कुछ यहाँ पर इशू नहीं होता, ये आप पढ़ चुके हैं, आपने काफी टाइम से ये सब चीज पढ़ रखी है। ठीक है, अब देखिए 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, 4 1 जा एंड 4 3 जा, तो क्या लेफ्ट आउट बचा हमारा 5 इंटू 3 यानी कि 15 बॉक्सेस। यानी कि अगर हमारी ईच बॉक्स में नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ गई हैं तो हमारे रिक्वायर्ड बॉक्सेस हो गए कम। कितने हो गए, 15 बॉक्सेस। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 days. How many machines
would be required to produce the same number of articles in 54 days. तो हम सबसे पहले मान लेते हैं let the required machines be X. Let the required machines be X. ठीक है, आप देखिए ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो हमें नोन है वो हमें हमेशा लेफ्ट में ही रखना है। कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा नोन चीज़ है वो हम लेफ्ट में रखें, जो अननोन है वो राइट में। लेकिन आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो अब क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले लिख लेते हैं मशीन्स, एंड देन हमारा डेज। तो देखिए 42 मशीन्स प्रोड्यूस 63 डेज। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, मशीन्स हमारी हमने एक्स मान ली है, विल प्रोड्यूस इन 54 डेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, अब देखिए x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, और ये किस तरह का प्रपोर्शन है, ये है हमारा इनवर्स प्रपोर्शन। क्योंकि अगर हमारी नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ जाएंगी तो हमारे जो प्रोड्यूस करने की आर्टिकल्स की डेज है वो हो जाएंगे कम। ठीक है, ये भी देखिए आप, अगर आपकी नंबर ऑफ मशीन्स घटेंगी तो डेज आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये किस तरह का प्रपोर्शन, वन चीज़ इंक्रीज हो रही है, अदर चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो ये है हमारा इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं x1 इंटू y1 यानी कि 42 इंटू 63, और यहाँ पर हमारा हो गया x इंटू 54। अब हमें x को फाइंड करना है तो 54 को इस साइड ले जाएंगे और ये हो जाएगा डिवीज़न। ठीक है, करते हैं फटाफट इसका डिवीज़न। तो x इक्वल टू हो गया 42 इंटू 63 एंड डिवाइड में आ गया हमारा 54। अब देखिए इसको हम 9 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 6 जा एंड 9 7 जा। अब इसको हम कर सकते हैं 6 7 जा, तो क्या बचा हमारा 7 इंटू 7 यानी कि 49 मशीन्स। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 49 मशीन्स कैन फिनिश द जॉब इन 54 डेज। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग will it take when the car travels at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं let the time taken by car be x। ठीक है, ठीक है, आप देखिए यहां पर हमारा एक तरफ लिख लेते हैं स्पीड और एक तरफ लिख लेते हैं अपना टाइम। ठीक है, आप देखिए क्या कहा जा रहा है, 2 hours टू रीच डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितना टाइम ले रही है, 2 hours। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लेगी, हमने वो मान लिया है x। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये भी हमारा किस तरह का प्रोपोर्शन है, ये है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। क्योंकि अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम टू कंप्लीट द ट्रेवल विल बी लेस। ठीक है, और अगर आपकी टाइम
ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि स्पीड कम है, कम स्पीड पर आप चल रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तरह का प्रपोर्शन हो गया, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, ये हो गया हमारा इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, अब करते हैं इसको फटाफट। क्या होता है ये, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को, यहाँ पर ये x1 है ये y1 है, तो 60 इंटू 2 इक्वल टू 80 इंटू x या x इंटू 80। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x इंटू 80 सेम ही चीज है, इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं फटाफट। हमें x फाइंड करना है तो 80 को हम ले जाएंगे इस साइड, तो ये चला जाएगा डिवीजन में। ये कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ एक स्टेप अहेड लिखा है क्या कि इस चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 60 इंटू 2 एंड डिवीजन में आ गया 80। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 4 जा 8 और यहाँ से देखिए 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, यानी कि ये आ गया 3/2 आवर्स। अब इसको आप लिख सकते हो अपनी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा ये 1 एंड 1 2 1 जा 2 एंड 1 एंड 2। तो ये तो आपको सभी को आता होगा कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो गया 1/2 आवर्स, यानी कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, द कार विल टेक 1.5 आवर्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, one of the persons fell ill before the work started, how long would the job take now। ठीक है, how many persons would we needed to fit the windows in 1 day। तो यानी एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि अगर एक पर्सन इल हो गया है तो कितना टाइम लग रहा है उस काम को करने में। तो चलिए शुरू करते हैं, तो लिख लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड टाइम टू फिनिश द जॉब बी x। ठीक है, लेट द टाइम to finish the job be x। अब देखिए ये हमारा किस तरह का प्रपोर्शन है, ये हमारा इनवर्स प्रपोर्शन है, क्योंकि देखिए जब 2 पर्सन्स थे तो वो फिनिश कर रहे थे 3 डेज में। अब अगर 1 पर्सन रह गया तो ऑब्वियसली वो लेगा ज़्यादा दिन, यानी कि पर्सन्स अगर हमारे घट रहे हैं तो डेज ऑफ फिनिशिंग द जॉब इज इंक्रीजिंग। ठीक है, डेज इंक्रीज हो रहे हैं। सिमिलरली अगर आपके डेज घट रहे हैं तो आपके ऑब्वियसली पर्सन्स बढ़ेंगे, तभी तो आपका काम करने में कम समय लगेगा जब ज़्यादा लोग उसी काम को करेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह का प्रपोर्शन है, दिस इज इनवर्स प्रपोर्शन। तो लिख देते हैं दिस इज इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, अब करते हैं सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं पर्सन्स एंड डेज। तो 2 पर्सन्स कितने दिन में कर रहे थे, 3 डेज में। 2 पर्सन्स 3 डेज। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और फिर हमारा 1 पर्सन कितने दिन में फिनिश करेगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए x1 इंटू y1 यही फॉर्मूला है, और x2 इंटू y2। अब मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ कि क्या x1 है क्या x2 है, आप सबको पता होना चाहिए ये x1 है ये x2 है, यानी सेम चीज की वैल्यूज। और ये देखिए डेज हमारे ये y1 है ये y2। ठीक है, अब देखिए x1 इंटू y1 यानी कि 2 इंटू 3 एंड x2 इंटू y2 यानी कि 1 इंटू x। तो कितने हमारे डेज आ गए, बहुत ही आसान है। 1 इंटू एक्स क्या हो गया, x ही हो गया, तो x इक्वल्स टू 6 डेज, यानी कि 1 पर्सन विल फिनिश द जॉब इन 6 डेज। ठीक है, ये हो गया आंसर हमारे फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे थे ये, तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि 1 पर्सन विल टेक 6 डेज टू फिनिश द जॉब। ठीक है, अब करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को।
अब देखिए सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन वन डे। हमें फाइंड करने अपने पर्सन्स, तो मान लेते हैं लेट द पर्सन्स बी एक्स, नंबर ऑफ पर्सन्स बी एक्स। ठीक है, तो लिख लिया लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स बी एक्स। ठीक है, आप देखिए एक तरफ पर्सन्स लिख लिए। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज फाइंड करनी है वो राइट में रखिए, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ पर्सन्स, एक तरफ टाइम। तो देखिए हमारे 2 पर्सन्स कर रहे थे 3 डेज में। अब क्या कहा जा रहा है, हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन वन डे। तो हमने मान लिया था x एंड टाइम हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, अब देखिए x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, अब रख देते हैं वैल्यूज को, तो फटाफट रखते हैं। तो देखिए x1 है हमारा 2 इंटू 3 एंड y1 x2 एंड y2 ये है, तो ये हो गया हम लोग का x इंटू 1, यानी कि x इक्वल टू 6। तो क्या आ गया हमारा 6 पर्सन विल फिनिश द जॉब इन वन डे। तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 6, और 6 क्या है हमारे नंबर ऑफ पर्सन। तो हमारे कितने 6 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब इन वन डे, ये भी कह सकते हो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोनों पार्ट हमने कर लिए, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे। ठीक है, कितनी हमारी ड्यूरेशन होगी पीरियड की अगर ईच डे में हमारे 9 पीरियड्स हो जाएं। ठीक है, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड बी x। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो चीज पता नहीं है उसको मान लेते हैं। तो लेट द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन of each period be x। एक्स या कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने सारे ही क्वेश्चंस में एक्स ले लिया क्योंकि दिमाग में सबसे पहले जब भी वेरिएबल की बात सोचो तो एक्स ही आता है। अगर आप चाहे तो कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब लिख लेते हैं यहाँ पर पीरियड्स एंड ड्यूरेशन। अब देखिए 8 पीरियड्स, ड्यूरेशन इज 45। ठीक है, अब कहा जा रहा है अगर 9 पीरियड्स कर जाएं तो क्या ड्यूरेशन होगी ईच पीरियड की। तो मान लिया x। अब देखिए यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। अब ये किस तरह का प्रपोर्शन है, ये भी हमारा इनवर्स प्रपोर्शन है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि अगर आपके नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अगर टाइम सेम है इन अ डे कितने घंटे हैं उसके हिसाब से, तो हमारा पीरियड की ड्यूरेशन कम होगी। ठीक है, और अगर हमारे पीरियड्स कम होंगे तो हमारे ईच पीरियड की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ आवर्स जो है वो है एकदम सेम। ठीक है, तो चलिए हो गया यहाँ पर। ये किस तरह का प्रोपोर्शन है, ये है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में यही होता है कि एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है, घटती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज को रखते हैं फटाफट। तो ये देखिए 45 इंटू 8 या 8 इंटू 45, 8 इंटू 45
इक्वल टू 9 इंटू एक्स। अब x फाइंड करना है तो इसको इस साइड ले गए तो ये गया डिवीजन में। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 45 इंटू 8। रॉन्ग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ x इक्वल टू 45 इंटू 8 अपॉन 9, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 1 जा 9 5 जा 45, यानी कि आ गया 5 इंटू 8 और जो कि हो गया हमारा 40। यानी इफ नंबर ऑफ पीरियड्स आर 9 देन द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज 40 और विल बी 40, ठीक है। तो यही है इसका आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के क्वेश्चंस थे बहुत ही ज्यादा इजी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने इनको अच्छे से समझा होगा और अच्छे से किया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।